बॉम्बे का गहरा नाता ब्रिटिश हुकूमत के दौर से रहा है। पुणे या उज्जैन की तरह इसका सुदूर अतीत नहीं है। 1661 में ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की कैथरीन ब्रेगेंजा से होती है। तब दहेज में ब्रिटिश राज परिवार को मुंबई मिल जाती है, जिसे 4 साल बाद 1665 में यह शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया जाता है और किराया था साल का 10 पाउंड। इस शहर की व्यवस्था की देखरेख ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी पड़ने लगती है। बिहार, बनारस के राजस्व का बड़ा हिस्सा मुंबई पर खर्च होने लगता है। 1788 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने काफी सोच विचार कर लिखा कि बॉम्बे का दर्जा घटा दिया जाए, शहर से एक फैक्ट्री का दर्जा कर दिया जाए, छोटी फैक्ट्री का दर्जा। अठारहवीं सदी के खत्म होते होते भी किसी को अंदाजा नहीं था कि बॉम्बे पैसे का पावर हाउस बन जाएगा। तब भी उस शहर में कुछ लोग जोखिम उठा रहे थे, किस्मत आजमा रहे थे। आज भी मुंबई की हवा और खून में यह जज्बा है। तो उस दौर के बॉम्बे को इंतजार था अफीम का, अफीम से पैसे का, जो पैसे में नशा पैदा कर दे। इसलिए बॉम्बे या मुंबई से आए फिल्मी गानों में जब भी बॉम्बे या मुंबई के साथ पैसा का जिक्र होता है, नशा आ जाता है। इससे पहले कि आप नैतिक होने लगें, मैं फिर से इतिहास में ले जाता हूं। इतिहास की एक किताब ओपियम सिटी की दुनिया में इतिहासकार अमर फारूकी की 2006 में 3 एसेज ने यह किताब छापी थी। मात्र 200 रुपए की है। यह किताब आपको ले जाती है 1784 के आसपास के बॉम्बे के कारोबारी संसार में, जहां धीरे धीरे कुछ भारतीय तो कुछ पुर्तगाली अफीम के कारोबार का जोखिम उठाने लगते हैं। उस समय पूरब में गाजीपुर, बनारस और पटना के हिस्से में अफीम की खेती हुआ करती थी। अमिताभा कुमार ने पटना की एक संक्षिप्त जीवनी लिखी है जिसका नाम है मैटर ऑफ रैट्स। एलएफ से छपी है, 295 रुपए की है। अमिताभा कुमार ने लिखा है कि 1586 में पहला ब्रिटिश यात्री पटना आता है जिसका नाम है राल्फ फिच। वह पटना की तारीफ में लिखता है कि यहाँ कपास, चीनी और अफीम का खूब कारोबार हो रहा है। डच और ब्रिटिश कंपनियों के लिए पटना एक महत्वपूर्ण ठिकाना बन चुका था। 17वीं और 18वीं सदी तक पुर्तगाली और दूसरे यूरोपीय नागरिक भी अफीम के कारोबार के चक्कर में पटना आ चुके थे। यह पटना के गुलजार बाग इलाके का प्रिंटिंग प्रेस है। सरकारी छपाई होती है। एक जमाने में यहां पर अफीम का गोदाम हुआ करता था। अब तो यहां कुछ भी नहीं बचा है, मगर इस अतीत को बचाकर रखा जा सकता था। हबीब के कैमरे से देखा जा रहा यह अतीत का वर्तमान है। यह पटना के जिलाधिकारी का दफ्तर है। 17वीं सदी में डच कंपनियों की मौजूदगी का सबूत डच शैली में बनी यह इमारत बताती है कि अफीम के कारण पटना का नीदरलैंड तक से रिश्ता था। जिलाधिकारी कार्यालय का रिकॉर्ड रूम उस समय की गाथा कह रहा है। कुछ साल पहले इसके तोड़े जाने को लेकर विवाद हुआ। पटना अपने इस ऐतिहासिक रिश्ते को भूल गया है जिसकी बुनियाद अफीम पर टिकी है। अफीम के कारण ही पटना में डच शैली की कई इमारतें बनी थी। अगर इन्हें बचाकर रखा गया होता तो पटना डच सैलानियों को आकर्षित कर सकता था। कम से कम पटना से अमीर हुए इन देशों से कुछ पैसा लौट ही आता। एक और मशहूर लेखक अमिताभ घोष की किताब है द सी ऑफ पॉपीज। हिंदी में भी छपी है पेंगुइन प्रकाशन से, अफीम सागर के नाम से। आप इसे जरूर पढ़ें। छपरा से लेकर गाजीपुर के बीच अफीम के फैले संसार का भव्य वृतांत मिलेगा। गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री का जिक्र आता है। गंगा किनारे आज भी उस दौर की एक फैक्ट्री मौजूद है। इसी पीली दीवार में इतिहास के पन्नों की तरह सीलन आ गई है। आप पलटेंगे तो जान आ जाएगी। इस दीवार के पीछे 200 साल पुरानी अफीम की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज भी। इस इलाके की अफीम को बनारस अफीम कहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इसके कारोबार पर एकाधिकार हो गया था। कुछ प्राइवेट पार्टी भी व्यापार करने लगी थी, हमेशा के लिए नहीं। ईस्ट इंडिया के कब्जे से पहले बिहार की अफीम से मुंबई संवरने लगी थी।
ये बॉम्बे का छिपा हुआ अतीत है जो आज मुंबई है। तो लंबे समय तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार से अफीम लेकर इंडोनेशिया भेजा करती थी। इस कंपनी के कर्मचारी भी इस धंधे में चुपके से हाथ साफ करने लगे। ब्लैक 1670 से 1740 के बीच बिहार की अफीम से डच ईस्ट इंडिया कंपनी राजा हो गई। राजा। बाद में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहार से लेकर बनारस की अफीम पर कब्जा हो गया और 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अफीम के कारोबार को कंपनी के नियंत्रण में ले लिया। अफीम के कारोबार से प्राइवेट पार्टी बाहर कर दी गई। लेकिन एक दूसरा रास्ता खुल गया अफीम के कारोबार का। भारत के पश्चिमी छोर पर दमन, गोवा और मुंबई के बंदरगाहों से अफीम से भरे जहाज मकाऊ जाने लगे। वहां बैठे पुर्तगाली चीन में अफीम की स्मगलिंग करने लगे। पश्चिमी किनारे पर बैठे ये पूंजीपति बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व से निकलकर अपना पैसा बनाने लगे। वही पैसा जो आज भी मुंबई की जान है। मुंबई को मालवा में पैदा होने वाली अफीम मिल जाती है। हाय बिहार वाले मचल जाएं कि वे आज तक गरीब ही रहे, मगर उनकी अफीम से नीदरलैंड, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, चीन, पुर्तगाल चमक गए। बॉम्बे में लोग करोड़पति बन गए और बिहार अफीम के इतिहास के दौर की इस इमारत को भी बचाकर नहीं रख सका। एनीवे, हिस्ट्री पढ़िए। बंगाल की खाड़ी में ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम के मुनाफे में मदहोश थी और मुंबई के कारोबारियों को मालवा अफीम का चस्का लग चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे के बंदरगाहों से अफीम के कारोबार पर कई बार प्रतिबंध लगाए। सफलता मिली नहीं। कंपनी ने तो 1805 में बॉम्बे से निर्यात ही बैन कर दिया। जब भी बैन होता है तभी तो दूसरा दरवाजा खुलता है, वो गुप्त दरवाजा। बॉम्बे से मकाऊ और वहां से चीन मालवा अफीम की तस्करी हो रही थी, होने लगी। जिस रास्ते से कपास जाता था अब अफीम जाने लगी। प्रोफेसर अमर फारूकी गोवा में जन्मे एक पुर्तगाली कारोबारी के जरिए अपनी कहानी बढ़ाते हैं, बल्कि अफीम के कारोबार का वह मुख्य किरदार है। इसका नाम था रॉजर डी फारिया। उसके पिता भी चीन से कारोबार करते थे। फारिया जब कोलकाता में था तब अफीम के कारोबार का स्वाद चख चुका था। उसने अपनी कंपनी बनाई, अपना समुद्री जहाज खरीदा। फारिया गोवा से बॉम्बे आ गया। तब भी गोवा में उसका नाता वी नरियाना कामत से बना रहा, जो अफीम के कारोबार से जुड़े थे। दमन से दयाराम दुलोभा अफीम के बड़े डीलर थे। जहाज भर टनों अफीम मकाऊ जाने लगी। धीरे धीरे भारतीय भी आगे आने लगे, पैसा बनाने लगे। 1820 तक इस कारोबार में पारसी, मारवाड़ी, गुजराती, बनिया, कोंकणी मुसलमान आ गए। भारतीय लोगों की अपनी अपनी कंपनियां बनने लगीं। 120 कंपनियों में से 49 कंपनियां पारसी कारोबारियों की थी। वे पहले से चीन के साथ कारोबार कर रहे थे, कपास का। भारतीय कारोबारियों के पास अफीम के कारण पूंजी आने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा होने लगा तो उसने पश्चिमी राज्यों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि मालवा अफीम की तस्करी रोक दीजिए, बंदरगाहों पर पहरा बढ़ा दिया जाए। इतिहासकार अमर फारूकी लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान थी कि कैसे बॉम्बे के जरिए अफीम के कारोबार को अपने कंट्रोल में ले ले और उसके मुनाफे पर कब्जा कर ले। अब कंपनी की नजर वहां जाती है जहां मालवा अफीम की खेती होती थी। वहां के रजवाड़ों को भरोसे में लेने का प्रयास करने लगी। कई रजवाड़े जल्दी ही कंपनी के दबाव में आ गए। सबसे अधिक अफीम उगती थी सिंधिया स्टेट के इलाके में। उनसे बातचीत में कंपनी को लंबा समय लग गया समझाने में, क्योंकि सिंधिया स्टेट ने कंपनी के आदेशों और प्रतिबंधों को मानने से लंबे समय तक इनकार कर दिया। और जब तक सिंधिया स्टेट राजी नहीं होता है, कंपनी पूर्ण नियंत्रण नहीं लगा सकती थी। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय कारोबारियों को मालवा अफीम के धंधे से अलग नहीं कर सकी। कंपनी से बचने के लिए भारतीय कारोबारियों ने मालवा अफीम तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोजा। मालवा की अफीम राजस्थान के पाली पहुंचने लगी। पाली से जैसलमेर और फिर वहां से कराची से दमन आती थी और दमन से बॉम्बे और फिर वहां से चीन। कितना लंबा रास्ता, कितना लंबा खेल, कितनी मेहनत।
तस्करी से ईस्ट इंडिया कंपनी तंग आ गई। 1829 में फैसला किया कि मालवा अफीम के कारोबार पर नियंत्रण करने की उसकी नीति फेल हो चुकी है। अंत में यही तय हुआ कि बॉम्बे में अफीम की नीलामी होगी, बस ड्यूटी देकर कोई भी खरीद ले। सब ठीक चल रहा था, तभी चीन और ब्रिटेन के बीच 1839-42 के बीच पहला अफीम युद्ध हो जाता है। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध पर कब्जा कर लेती है। 1839 में कराची पर सैनिक कब्जा होते ही मालवा अफीम का रास्ता बंद हो जाता है। कराची से दमन के रूट पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। अब कंपनी मालवा अफीम पर ड्यूटी बढ़ा देती है। दमन का पतन हो जाता है। न्यूज चैनल पर इतिहास को पेश करना एक चुनौती है। मुझे नहीं पता कि आप में धीरज है कि नहीं। खैर, बॉम्बे में अफीम ने अनगिनत लोगों को थोड़ी से लेकर बहुत ज्यादा पूंजी दे दी। 17वीं और 18वीं सदी तक दमन, कोचिन, मझगांव, बॉम्बे और सूरत में समुद्री जहाज बनाने का काम होने लगा था। इस काम में भारतीय लोग ही थे, पारसी और कोंकणी मुसलमान। जिन लोगों ने जहाज के कारोबार से पैसा कमाया, उन्होंने कपास के अलावा अफीम में भी लगाया, और जिन्होंने अफीम से पैसा कमाया, उन्होंने अपना जहाज खरीदा और दूसरे धंधे में भी लगाया। बॉम्बे अफीम से इंडस्ट्री के रास्ते पर चल पड़ी। एक और किरदार चुनते हैं। हालांकि हजारों किरदारों में से एक का चुनना भी इतिहास को देखने पढ़ने का सही तरीका नहीं है। फिर इससे आपको सिर्फ एक झलक मिलेगी। रॉजर फारिया की कंपनी में मुनीम का काम करते थे जमशेद जी, जीजे भॉय। फिर वो अपने रिश्तेदार मिरवानी जी, मनकोक जी तबक के यहां मेहता बन गए, यानी मुनीम। किस्मत पलट जाती है। जमशेद जी मालिक हो जाते हैं और मालिक से मिरवानी जी उनके एजेंट बनकर चीन चले जाते हैं। जमशेद जी अपने नए पार्टनर बाटलीवाला के साथ चीन की दूसरी यात्रा पर जाते हैं। लौटते समय जहाज में उनकी मुलाकात होती है विलियम जार्डिन से। जार्डिन ने जेम्स मैथेसन के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जो चीन में अफीम के कारोबार की बड़ी कंपनी थी। जमशेद जी उस कंपनी के लिए सप्लायर बन गए। उनके पास पूंजी आने लगी, मगर बाद में घाटा हो जाता है। लेकिन तभी किस्मत पलट जाती है। जमशेद जी की शादी बाटलीवाला की बेटी से हो जाती है। उनके पास काफी पैसा आ जाता है। 1814 में वो अपना जहाज खरीदते हैं जिसका नाम था द गुड सक्सेस। कितनी दिलचस्प है कहानियां। ये कहानी अफीम की है, ये कहानी बॉम्बे मुंबई की है। इस कहानी में बिहार चूक गया, उसकी खेती, उसका पसीना सब ले उड़े। अब बात करेंगे इतिहासकार अमर फारूकी से। एक इतिहास की किताब लिखने से पहले कई दस्तावेज पढ़ने पड़ते हैं, कई इतिहासकारों की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो हमेशा एक इतिहासकार नहीं होता, एक इतिहास की किताब में सैकड़ों इतिहासकार होते हैं।